टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और काफ़ी लगन और मेहनत से आप सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंचे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छी ढंग से सीटेट दिसंबर 2022 में जो होने वाली है उसकी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो आज का हमारा यह सेशन इन्वायरमेंटल स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। इसमें कुल 15 प्रश्नों का डिस्कशन होगा, जो कि यह क्वेश्चन पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि सीटेट कब किस शिफ्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है और कितना कुछ हर एक शिफ्ट में अंतर आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि जो पिछले शिफ्ट में पूछा गया था वो अगली शिफ्ट में उससे कितना प्रतिशत क्वेश्चन मिल रहा है। तो इससे आपको यह आइडिया लग जाता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो सीटेट के सभी शिफ्ट में मिलती जुलती रहती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके कारण क्वेश्चन तो उसी से लेना है। और इसका जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं, वह भी क्लास 3 to 5 के। आप यदि क्लास 3, 4, 5 के पूरा नोट्स को, इन्वायरमेंटल स्टडीज बुक को अच्छी प्रकार से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के कंटेंट में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर पूछा जाता है। जो भी पूछा जाता है वो एनसीईआरटी पर ही, एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है, वो भी क्लास 3 to 5 के बुक से। तो आइए हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। और यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पीय, तो इसके हम चारों विकल्प का जहां तक हो सकेगा उसका डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन में कुछ घुमाता भी है तो आपको यह पता रहेगा कि इसका आंसर इस प्रकार से हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो सुनीता विलियम ये जो हैं सो अंतरिक्ष में रहने वाली, सबसे ज़्यादा समय तक ये अंतरिक्ष में रहे हैं। ये अंतरिक्ष यात्री हैं, ये ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहे। बछेंद्री पाल, तो आपको पता होगा बछेंद्री पाल जो है सो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इस पर चढ़ने वाली
प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी। उसके बाद सूर्यमणि, आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो उसमें सूर्यमणि साहसी बेटी, साहसी बेटी एक सूर्यमणि की कहानी है। यह एक साहसी आदिवासी बेटी है जो पहली बार बीए पास की है उस गांव से। तो यह भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को अब लेते हैं। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा जड़ का एक समूह है? तो इसमें आपको जड़ कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए जड़ के अंतर्गत आता है मूली, गाजर, उसके बाद चुकंदर, उसके बाद सलजम, उसके बाद शकरकंद इत्यादि। उसके बाद तना, तना के अंतर्गत आता है आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक इत्यादि। तो आपको ये पता करना कि इसमें जड़ कौन सा है। तो चुकंदर या तो जड़ है, आलू लेकिन ये तना है तो यह नहीं होगा, गाजर जड़ है, चुकंदर जड़ है, मूली जड़ है, तो आपका आंसर ये होगा। अब देखिए सिनकोना के पेड़ का छाल किस रोग के उपचार के उपयोग में लाया जाता है? आप नाम सुने होंगे सिनकोना का पेड़ का छाल, जो बुखार होता है मलेरिया बुखार, मलेरिया बुखार के जो रोगी होते हैं उसे इस सिनकोना के वृक्ष का छाल इसके उपचार में डॉक्टर सलाह देते हैं। उसके बाद कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो जैसे हम लोग हैं वो सीधा किसी भी तरह से अपने गर्दन को घुमा लेते हैं, लेकिन यह एक पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, वह है मैना। मैना को आप ध्यान से देखिएगा, वह जब भी गर्दन को किसी भी अलग डायरेक्शन में घुमाता है तो वह झटके के साथ घुमाता है। अब है उल्लू, उल्लू का आँख, उल्लू का जो होता है आँख वो मनुष्य के समान होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कल का जो हमारा डिस्कशन इन्वायरमेंटल स्टडीज का डिस्कशन था उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। उसके बाद कलचीरी, कलचीरी है जो कि अपना घोंसला पत्थर के बीच बनाता है, पत्थर के बीच बनाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज्य का भाग है? अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे कि इत्र व्यवसाय में बहुत बड़ा जो है सो भंडाफोड़ हुआ और इसमें एक बहुत बड़ा व्यवसायी पकड़ा है। तो यह इत्र जो है सो यह उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिला का यह था। तो यह जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है भारत में वह उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला वह उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यह एक डायरेक्शन दिशा से संबंधित प्रश्न है। एक डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है।
डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर हैं और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो यह दिशा से संबंधित प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको पता होगा कि यह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो हम सही से बनाते हैं। तो आप जानते होंगे कि उत्तर इसमें ऊपर होता है, दक्षिण इसमें नीचे होता है, और ये होता है पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। तो यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर का घर एक्स जो है, एक्स, डॉक्टर का घर एक्स स्थित है, डॉक्टर के घर से अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब, तो एक्स यहाँ पर है तो इसके ठीक पूरब डॉक्टर 500 मीटर जाते हैं। डॉक्टर साहब इधर 500 मीटर जाते हैं जो कि यहाँ पर ए है। अब प्रश्न में कह रहा है कि फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है, अर्थात यहाँ से ए से दक्षिण में वह 400 मीटर की दूरी पर जाते हैं। यह 400 मीटर की दूरी पर जाते हैं। बी यहाँ पर है, बी के ठीक, ए के ठीक दक्षिण में 400 दूरी पर जाते हैं। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर है। अब बी से आपको 90 मीटर, ये रहा, यहाँ पर सी है, ये आपको 90 मीटर रहा। अब कहता है कि और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में, सी यहाँ पर है तो इसका उत्तर आपको ये होगा। तो यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे अस्पताल है, तो ये 80 मीटर चलकर, 80 मीटर की दूरी चलकर अस्पताल पे पहुंचते हैं। तो अब इनका मकान यहाँ है और अस्पताल यहाँ है, तो यहाँ से इसकी दिशा, अर्थात ये पूछ रहा है ये कैसे है, तो यह किस दिशा में है। तो आप देखिए यह जो बन रहा है वो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, तो इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं जैसे ये है वैसे ये है, तो उत्तर पश्चिम दिशा होगा। तो उत्तर पश्चिम आप देख लीजिए ऑप्शन 2, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में आते हैं, इसका प्रैक्टिस आपको करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें आपका समय ज़्यादा कील होगा। अब आते हैं नेपेंथिस। नेपेंथिस भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? तो यह भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? नेपेंथिस से भी संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं और यह बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें नेपेंथिस भारत के मेघालय में यह जो है सो पाया जाता है। भारत के अलावे यह ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में भी पाया
पाया जाता है। तो देखिए, आपको डेली यदि आप एक सेट का टेस्ट का डिस्कशन करते हैं टेस्ट देकर, तो इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपके सामने से यह प्रश्न बार बार गुजरेगा तो आपको यह पूरा ध्यान हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर हमें ये होगा। नहीं तो उस समय होता क्या है कि समय का अभाव रहता है, थोड़ा स्टूडेंट जल्दीबाजी में थोड़ा कुछ गलती कर देते हैं। तो आपको गलती से बचना है, क्योंकि यदि आप गलती करते जाइएगा तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने में बहुत कठिनाई होगी। अब देखिए, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। ये क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित है। आपको ईवीएस में 15 नंबर के 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स का पेडागोजी पूछे जाएंगे, जो कि हम सिलेबस डिस्कशन का एक वीडियो डाले हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें कहता है कि बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है। यह जो प्रश्न बच्चे से पूछा गया है, मुख्य प्रश्न के द्वारा जो शुरुआत किया गया है, तो इससे बच्चा में क्या सोच डेवलप होता है, ये आपसे पूछा गया। तो बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। तो आप जहाँ भी ये स्मरण शब्द देखिएगा ना, ये निगेटिव वर्ड होता है, तो यह तो आपका पहले गलत हो गया। उसके बाद शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। कक्षा में शिक्षक को अनुशासन बनाए रखती है, यह कहीं से भी मतलब सटीक नहीं लग रहा। अब देखते हैं ये दो ऑप्शन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है और बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है। तो इससे, इस प्रश्न से बच्चे का सोच को नई दिशा में लेकर जाती है, तो इसका आंसर ये होगा। पेडागोजी के क्वेश्चन में ये होता है कि आप कितना ज़्यादा बेस्ट आंसर दे सकते हैं। आपको दो ऑप्शन तो आप अलग कर लीजिएगा, दो ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें आपके कमेंट से और लाइक से मोटिवेशन प्राप्त होती है कि हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है। अब देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के थीम का उप थीम क्या है। तो आपको पहले थीम क्या है ये जानना है, थीम कितने हैं और उप थीम कितने हैं, थीम कितने हैं और उप थीम कितने हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। तो देखिए, थीम कुल 6 हैं और उप थीम टोटल 4 हैं। अब देखिए, थीम में आता है परिवार एवं मित्र, उसके बाद 2 नंबर में आता है भोजन, के बाद आता है पानी, उसके बाद आता है आवास, उसके बाद आता है यात्रा, उसके बाद आता है हम चीजें, हम चीजें कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये 6 जो है सो ये थीम है। और आप देखिए यहाँ पे उप थीम,
उपथीम में 4 उपथीम है। पहला हो गया आपका संबंध, रिलेशनशिप, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा हो गया काम और खेल, वर्क एंड प्ले। उसके बाद तीसरा हो गया जानवर और चौथा हो गया जानवर और पौधे। जानवर और पौधे। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के थीम का उप थीम क्या है। तो परिवार एवं मित्र, यह तो इसमें थीम में आ रहा। हम चीजें कैसे बनाते हैं, यह भी थीम में आ रहा। आवास, आवास देखिए यहाँ पे थीम में आ रहा। तो एक ये बचा जो कि आपका उप थीम है। अब अगला प्रश्न करा, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। देखिए कभी कभी जल्दबाजी में आप यहाँ पे नहीं पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और आप सीधा पढ़ लेते हैं पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और आपका नंबर चला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको किसके द्वारा नहीं हो सकता है ये पूछा है। तो किस्से और कहानी, किस्से और कहानी द्वारा तो होगा ही। बच्चे को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, तो जितना बच्चा को अवसर मिलेगा उतना बच्चा सीखेगा। डूइंग बाय लर्निंग, अर्थात करके सीखना। जितना बच्चे को करने का अवसर मिलेगा उतना सीखेगा। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, यदि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ाने चलते हैं, शिक्षक पढ़ाने चलते हैं, तो उससे पहले बच्चे से पूछा जाता है कि बच्चा उस विषय में क्या जान रहा है, उसको थोड़ा सा भी अनुभव है कि नहीं। तो इससे यदि बच्चा आंसर देता है और वह सही आंसर दे पाता है तो इससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंट लेवल जो है सो बढ़ता है। तो यह भी उसके लिए उपयोगी है। अब बच्चों को स्मरण, देखिए स्मरण ये निगेटिव वर्ड है, पेडागोजी में इसे निगेटिव वर्ड माना जाता है। ये आप जहां भी देखिएगा ये ऑप्शन गलत होगा। अब निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। तो इसमें कह रहा कि सीखने का कौन सा सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। तो मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से समान। आप बीएड में या डीएलएड में पढ़े होंगे मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। तो मूर्त ये है कि किसी भी वस्तु को देखकर और फिर उसके बारे में अमूर्त चिंतन करना। तो यहाँ तो पर्यावरण के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, आप लोग अध्ययन करते हैं, उसमें तो आप पर्यावरण के बारे में पहले देखते हैं फिर उस पर अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर होगा मूर्त से अमूर्त। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा कि पर्यावरण अध्ययन का गुण कौन सा नहीं होना चाहिए। यह एक एकीकृत विषय है, यह तो इसका गुण है। यह एक संदर्भित है, यह भी इसका गुण है। यह एक विषय क्षेत्र है, बात सही है, यह एक विषय क्षेत्र है। अब कह रहा यह बाल केंद्रित है, तो यह बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर उसके बाद बच्चे को शिक्षण देना। तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। तो इसलिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है। तो गुण नहीं है, ये होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर नहीं होगा।
अब देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद को अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। हमारे समाज में अभी भी लिंग भेद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन कैसे किया जा सकता है। तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसमें कह रहा है कि बच्चों के मध्य बातचीत करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके और प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो इसमें प्रदर्शनी का तो कोई रोल नहीं है, व्याख्यान के पश्चात चर्चा करके इसका भी कोई रोल नहीं है, व्याख्यान का आयोजन करके। तो इसमें सबसे सटीक है कि बच्चों के मध्य बातचीत करके इस विषय पर बच्चे को अवेयर किया जा सकता है। तो इसका सटीक आंसर होगा बच्चों के मध्य बातचीत करके। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो आकलन, पर्यावरण अध्ययन में जो आकलन किया जाएगा उसमें सबसे कम कौन सा उपयुक्त है। तो आप इसका ऑप्शन देखिए, बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। तो आपका ये ऑप्शन पढ़ के ही आपको लग गया होगा कि इसमें निगेटिव शब्द जो ये है ना, बंद, बंद उत्तर वाले, यह इसमें नहीं होगा, क्योंकि यह सबसे कम उपयुक्त है। बंद यह भी एक पेडागोजी के अंदर निगेटिव शब्द है। तो इसका आंसर आपको ये होगा। अब देखिए, आज के सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न कि स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांव के सामान्य घरों के साथ मिलान कीजिए। इसमें मिलान करने के लिए कहा गया है। आप जब इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़िएगा तो उसमें कुछ खास जगह और वहाँ पे जो घर उपयोग में लाए जाते हैं उसके बारे में बताई गई है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, मोलन गांव असम, तो यहाँ किस प्रकार का घर है। उसके बाद लद्दाख, यहाँ के लोग जो रहते हैं वो किस प्रकार के घर में रहते हैं। मनाली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के लोग किस प्रकार के घर में रहते हैं। और राजस्थान, राजस्थान के लोग किस प्रकार के घर में रहते हैं। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हो। उसके बाद शिकारा, हाउस बोट जिसको खत्म बंद भी कहते हैं, हाउस बोट इसको खत्म बंद भी कहते हैं। उसके बाद बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे घर। उसके बाद मिट्टी और चूने से पोते हुए पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। उसके बाद पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है सो पहले ऑप्शन छांटना आने चाहिए। यदि आपको ऑप्शन छांटना नहीं आएगा तो फिर आप इसमें फंस जाइएगा, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे कि असम के लोग जो हैं वो बांस के खंभों वाले घर में ये रहते हैं। तो यहाँ से ए का 3 हो जाएगा, यहाँ से आपको ए का 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के लोग जो हैं सो वो पत्थर अथवा लकड़ी से बने हुए ढालू छतों पे रहते हैं। तो आपको, और मनाली के लोग जो हैं वो मिट्टी और चूने से पोते हुए पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतों पे रहते हैं। तो इसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा मिट्टी और चूने से पोते हुए पत्थरों की दीवारें, लकड़ी के फर्श और
लकड़ी की समतल छतें, तो बी का आपको 4 हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में चूंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो वहाँ मिट्टी के मोटी दीवारें बनाए जाते हैं जिससे कि आपका मकान कम गर्म हो और गर्मी बहुत कम लगे। तो इसके लिए तो राजस्थान का ये 1 नंबर हो जाएगा और इसमें 5 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह मिलान हो गया। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको 120 प्लस मार्क्स लाना है। तो इसके लिए आपके पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए, नहीं तो फिर सटीक रणनीति के साथ आपको टेस्ट, डेली डिस्कशन, इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।